हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबके डिमांड और रिक्वेस्ट पर मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव आंसर की लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। जी हाँ, तो आप लोग ईमानदारी के साथ क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, अगर आप टाइम पे क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे। जी हाँ, यानी कांग्रेस पार्टी के राइज और फॉल होने के क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे। तो आज की इस क्लास में लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। जी हाँ, तो आप सबको पता ही है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसके बीच में कोई सी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। इसके कई कारण थे। जी हाँ, इसके बहुत सारे रीजन थे, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला रीजन क्या था, यानी कांग्रेस पार्टी का उदय होने का। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे प्राचीन पार्टी थी। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, जिसके कारण ये सबसे क्या थी, प्राचीन, सबसे पुरानी पार्टी थी। उसका दूसरा रीजन इसका ये था कि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। जी हाँ, और इसका ये भी रीजन था कि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। उसका तीसरा रीजन ये था कि कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त। जी हाँ, और इसका मेन रीजन क्या था कि जो नेहरू जी थे उनका उनको लीडरशिप प्राप्त। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि जो नेहरू जी थे काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे, जिसके कारण उनकी लीडरशिप में जो पार्टी था काफ़ी पार्टी का काफ़ी उदय हुआ। विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल थे। जी हाँ, और मेन रीजन इसका यह था कि जो भी अगेंस्ट पार्टी थी वो सभी क्या थे, दुर्बल थे। जी हाँ, उनके मुकाबले कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती थी। तो ये सारे हम लोगों ने रीजन देख लिया किसके उदय होने का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पार्टी किस प्रकार फॉल हुई, पार्टी का कैसे पतन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे उसका रीजन देख लेते हैं। परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। जी हाँ, जब 1967 में चुनाव हुआ तो इस पार्टी का क्या हो गया, पतन हो गया। जी हाँ, फॉल होना शुरू हो गया। तो इसका फॉल होने का रीजन क्या था, अब इनके पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 1966 ईस्वी में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से उनकी लीडरशिप उनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण से क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी का फॉल होना शुरू हो गया। कांग्रेस के अनेक प्रांतीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली। जी हाँ, और जो भी नेता थे, प्रांतीय नेता थे किसमें, कांग्रेस पार्टी में, वो सब क्या हो गए, पार्टी को छोड़ दिए और उन्होंने अलग अलग पार्टियां बना ली। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार उदय हुआ, यानी किस प्रकार राइज हुआ, और किस प्रकार फॉल यानी किस प्रकार पतन हुआ। तो ये सारे रीजन हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग इसी तरह क्लास को पैसेंस के साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। जी हाँ, टू नेशन थ्योरी, आपने सुना होगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत आखिर में यह है क्या। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर के माध्यम से। द्विराष्ट्र सिद्धांत दो समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। जी हाँ, और जो टू नेशन थ्योरी है ये क्या कहते हैं, दो समुदाय, यानी हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग राष्ट्र, यानी हिंदू अलग राष्ट्र में रहे, मुस्लिम अलग राष्ट्र में रहने, इसी को बनाने के लिए कहते हैं कौन, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत को दो खेमों में विभक्त कर दिया गया। जी हाँ, और इसी सिद्धांत के आधार पर भारत को दो अलग अलग खेमों में, दो अलग अलग राष्ट्र में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, और जिसका नाम रखा गया एक का भारत और एक का पाकिस्तान। जहां मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। जी हाँ, और द्विराष्ट्र सिद्धांत का मुस्लिम लीग ने क्या किया, समर्थन किया, इसका सहयोग किया, उसको साथ दिया। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जी हाँ, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इसका क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जी हाँ, आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी थी इसकी बात को, यानी जो टू नेशन थ्योरी है, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, इसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। आखिर में दो राष्ट्र बनकर ही रहा। जी हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि जो टू नेशन थ्योरी था वो क्या था। अब इसे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग इसी तरह क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल जस्टिस। जी हाँ, तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। जी हाँ, तो राजनीतिक न्याय क्या करता है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र है, जी हाँ, जितने भी पॉलिटिकल एरिया है उसमें जितने भी नागरिक, जितने भी लोग रहते हैं, उसके बीच में जो भी विभेद है, जी हाँ, जो भी भेदभाव है, वो सारे की क्या करता है, समाप्ति करता है, उसको एंड कर देता है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को
राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। जी हाँ, और राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं, सबको राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। जी हाँ, और राजनीतिक अधिकार में वो कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख लेते हैं। बिना भेदभाव के भाषण। जी हाँ, यानी बिना भेदभाव के भाषण दे सकता है। कोई सा भी विचार अभिव्यक्ति हो, कोई सा भी थॉट्स हो, कोई सा भी स्टेटमेंट हो, उसकी उसको स्वतंत्रता है। मतदान का अधिकार। जी हाँ, और क्या है, मतदान का अधिकार, यानी वो अपने मन से वो किसी को भी वोट दे सकता है, मत दे सकता है। तथा निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा मिलती है। जी हाँ, और निर्वाचन में, इलेक्शन में वो खड़ा होने की उसको सुविधाएं भी मिलती है। जी हाँ, तो ये सारे हम लोग ने देख लिया कि ये क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आ रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, जो मंडल कमीशन था उसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे वो आपको यहाँ पे बताने नहीं, उसको आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या सिफारिशें थी। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की थी। जी हाँ, जो मंडल कमीशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें की थी, यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं। तो सबसे पहली सिफारिश क्या थी, अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। जी हाँ, अन्य पिछड़ी जातियों में जितने भी लोग हैं, जितने भी क्या है व्यक्ति हैं, उन सारे को क्या मिले, सरकारी सेवाओं में। जी हाँ, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है उसमें 27% का क्या मिले, आरक्षण रिजर्वेशन मिले। उसका दूसरा यानी सिफारिश क्या था यहाँ पे, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया जाए। जी हाँ, और केंद्रीय और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो जितनी भी शासित तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्था है। जी हाँ, और जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको केंद्रीय और राज्य ने बनाया है, उसमें पिछड़ी जाति के लिए उसमें भी 27% रिजर्वेशन दिया जाए। जी हाँ, निश्चित कर दिया जाए। पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे। जी हाँ, और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उसको आर्थिक इकोनॉमिकल हेल्प देने के लिए जो सरकार एक क्या करे, आर्थिक संस्था बनाए जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को क्या दिया जाए, आर्थिक सहयोग दिया जाए। जी हाँ, तो ये मंडल आयोग की रिपोर्ट में इन सारी सिफारिशों को लिखा गया था, दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल योजना की व्याख्या करें। जी हाँ, यानी मार्शल प्लान क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे हम लोग आसान शब्दों में देख लेते हैं। सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई। जी हाँ, यानी जो अमेरिका के राज्य सचिव थे कौन, मार्शल, उन्होंने एक योजना बनाई थी कब, सन 1947 ईस्वी में, जिसमें कि जो यूरोप के जितने भी सारे देश हैं उसको यानी अरबों डॉलर क्या दिया जाए, सहायता दिया जाए, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति की जा सके। जी हाँ, और जितनी जो सहायता दी जाए उससे युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ में मिल जाते। जी हाँ, अगर अमेरिका यूरोपीय देशों का मदद नहीं करता तो ये सारे यूरोपीय देश क्या हो जाते हैं, ये सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के साथ में मिल जाते हैं। पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थ हो गए थे। जी हाँ, जिसके लिए जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे इसने सेल्फ डिफेंस के लिए वो सारे समर्थ हो गए थे। जी हाँ, तो ये मार्शल योजना क्यों बनाया गया था, यानी जो यूरोप के जितने भी सारे देश हैं उसको आर्थिक सहयोग देने के लिए, ताकि वह सोवियत यूनियन में यानी सोवियत संघ में जाकर के ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन को देखिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है शॉक थेरेपी क्या थी। जी हाँ, व्हाट वाज शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या था, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना। जी हाँ, तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, यानी पहले चोट पहुंचाना फिर बाद में उसका उपचार करना। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। जी हाँ, और शॉक थेरेपी क्या था, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे दो वर्ड आया, एक आया साम्यवाद, एक आया पूंजीवाद। जी हाँ, तो साम्यवाद क्या होता है, जिसमें जो धन और जितनी संपत्ति है और जितने भी संसाधन है उसमें जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। जी हाँ, लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत लोगों के पास होता है, यानी आदमी के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता है। तो ये क्या था, शॉक थेरेपी यानी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया। जी हाँ, और रूस और मध्य एशिया के जितने भी सारे गणराज्य थे उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी यूरोप में जो पूंजीवादी मॉडल था उसको अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। जी हाँ, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है उन्होंने निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। जी हाँ, और इसी मॉडल को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि शॉक थेरेपी क्या था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्ट टाइप में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा।
आसियान क्या है? जी हाँ, तो आसियान क्या है यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 ईस्वी को बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। जी हाँ, तो आसियान का गठन किसके घोषणा पत्र पर हुआ था? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। और ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। तो ये आपको डेट याद रखने, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर है। जी हाँ, और इसको जो स्थापना किया ये 5 देशों ने मिलकर किया था। जी हाँ, तो उन 5 देशों में कौन कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसका थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर है। जी हाँ, ये आपको याद कर लेना क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। जी हाँ, यानी जो आसियान का जो मकसद था वो क्या था कि जो आर्थिक विकास है, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको तेज करके उसके माध्यम से जो भी सांस्कृतिक और जो भी सामाजिक विकास है उसको प्राप्त करना था। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था था। जी हाँ, और ये क्या थी? एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। और कैसा था ये? क्षेत्रीय संस्था था। और ये किसका था? यानी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है उसका ये संस्था था। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आया है आसियान, तो यहाँ पे आसियान का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ, यानी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये क्या था? संस्था था। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आसियान क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं। जी हाँ, तो आप इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और आप लोग 8 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इससे क्या तात्पर्य, इससे आप क्या समझते हैं यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। जी हाँ, तो इसकी स्थापना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया है। जी हाँ, और इसका गठन होने का, इसका गठन करने का मकसद क्या था कि यानी पूरी दुनिया में जितनी भी क्या है स्वास्थ्य की समस्या है, जी हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ में वो सारे को क्या करना है? दूर करना है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे आपको जेनेवा बताने हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन 9 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। जी हाँ, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसको यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बताने की क्या है। यहाँ पे हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। जी हाँ, यानी जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, जितने भी मेंबर हैं वो महासभा के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, और जो महासभा की बैठक है उसमें यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उसके 5 प्रतिनिधि यानी उसके 5 लोग यानी बैठक में भाग ले सकते हैं। परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। जी हाँ, यानी 5 प्रतिनिधि बैठ तो सकता है लेकिन उसको केवल एक ही मत यानी एक ही वोट देने का अधिकार है। चाहे 5 प्रतिनिधि मिलकर वोट दे या कोई उनमें से एक वोट दे। जी हाँ, लेकिन एक ही वोट दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। जी हाँ, और प्रतिवर्ष जो बैठक होती है वो एक ही बार होती है। विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के सुझाव पर इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रत्येक वर्ष होता है वो एक ही बार होता है, लेकिन अगर कोई भी विशेष परिस्थिति है उसमें सुरक्षा परिषद के सुझाव पर यानी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। निशस्त्रीकरण क्या है? जी हाँ, व्हाट इज डिसआर्मामेंट। जी हाँ, तो निशस्त्रीकरण क्या है यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र को त्यागना है। जी हाँ, और इसका अर्थ क्या है? मानवता का संहार। जी हाँ, यानी जो ह्यूमैनिटी है उसका संहार यानी उसका विनाश करने वाले जितने भी अस्त्र जितने भी हथियार है वो सारे को क्या करना है? त्यागना, यानी सारे को खत्म कर देना है। उदाहरण के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि तथा 1992 में रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना तथा रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, और जो 2 संधि हुई थी किसके लिए? यानी अस्त्र शस्त्रों को त्यागने के लिए, वो एक हुई थी 1972 ईस्वी में जैविक हथियार संधि, उसका दूसरा हुई थी 1992 ईस्वी में रासायनिक हथियार संधि। जी हाँ, और इस संधि के तहत क्या हुआ था? यानी जो भी हथियार है वो सारे को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था।
अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ, और जो भी क्या करते हैं अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करते हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। और जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं जी हाँ, और जो बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र एक निश्चित समय में समाप्त कर दे। जी हाँ, और जो बनकर तैयार हो चुके हैं तो उसको क्या किया जाए, यानी एक निश्चित समय में उसको खत्म कर दिया जाए। जी हाँ, किसी तरह भी उसको समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि निशस्त्रीकरण क्या है। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि जो जैविक हथियार संधि है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको 1972 याद रख लेने हैं। उसके बाद दूसरा आपको एग्जाम में आता है कि जो रासायनिक हथियार संधि वो कब हुई थी, 1992 में। जी हाँ, यहाँ भी आपको सब्जेक्टिव के माध्यम से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग अगर ध्यान से क्लास को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास एंड होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। अगर आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और मैं नेक्स्ट टाइम में जल्दी क्लास लाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।